डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एडवांस इंडियन इकोनॉमी के तहत कल जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे उसी को आज आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे भारत में कृषि मूल्य नीति। जैसा कि मैंने कल चर्चा करी थी कि भारत में कृषि मूल्य नीति के लिए एक CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के नाम से आयोग का गठन किया हुआ है। वह सरकार को हर वर्ष 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है और सरकार उसके अनुरूप घोषणा करती है। इसी संदर्भ में सरकार ने एक नवंबर 2004 में एक कमेटी बनाई। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन साहब, जो कि मशहूर कृषि वैज्ञानिक हैं, जो हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं भारत में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने अक्टूबर 2006 में अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में अनुशंसा की गई कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए, उनको लाभकारी मूल्य कैसे दिलाया जाए, कृषि को एक आर्थिक व्यवसाय के तौर पे कैसे विकसित किया जाए। ये सब चीज़ों या सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस समिति ने अपनी अनुशंसाएं दी सरकार को। उनकी चर्चा आज हम इस लेक्चर में करेंगे। चूँकि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन साहब कृषि अर्थव्यवस्था के जिसमें हरित क्रांति के जनक के रूप में पहचाने जाते हैं, उन्हें भारतीय कृषि की बहुत गहरी समझ है और उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसकी मैंने चर्चा भी करी, जिसे राष्ट्रीय किसान आयोग का नाम भी दिया गया। यहाँ हमने उनकी एक फ़ोटो भी दी है, आपकी सुविधा के लिए आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं उस समिति ने जो सिफारिशें करी, उसमें सबसे प्रमुख सिफारिश ये थी कि कृषि को राज्यों की सूची के बजाय समवर्ती सूची में लाया जाए, यानी इसे केंद्र और राज्य दोनों का विषय बनाया जाए ताकि केंद्र और राज्य मिलकर के दोनों किसानों की खुशहाली के लिए काम कर सकें, उनके लिए विकास योजनाएं बना सकें, उनको लागू कर सकें, उनको आगे बढ़ा सकें और केंद्र राज्य के बीच की योजनाओं में समन्वय भी बेहतर तरीके से हो सके। इसलिए ये सिफारिश बहुत महत्वपूर्ण थी कि इसे समवर्ती सूची में डाल दिया जाए। दूसरा, कमेटी ने बीज व फसल की कीमत को लेकर भी सुझाव दिया और ये कहा कि किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज कम से कम दाम पर मुहैया करवाए जाने की व्यवस्था हो और उन्हें फसल की लागत का कम से कम 50% ज़्यादा मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि एक तो उनको बीज, कई बार बाज़ार में बहुत ही घटिया क्वालिटी के बीज उपलब्ध किसानों को उपलब्ध हो जाते हैं और उसका प्रभाव किसानों की उत्पादन क्षमता पर पड़ता है, उनकी आय पर पड़ता है और उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसलिए ये सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिले, कम दामों पर मिले और आसानी से मिले। ये सब चीज़ें सरकार को संज्ञान में लेनी चाहिए, उनको ध्यान में रख करके ये व्यवस्था करनी चाहिए। और ये कहा गया है कि उनको लागत का 50% यानी जितनी लागत आ रही है उस लागत का 50% ज़्यादा जोड़ करके उन्हें मुनाफा दिया जाए, उनको ज़्यादा दाम दिया जाए ताकि उनकी आय बढ़ाई जा सके। इसके बाद अगली सिफारिश के रूप में स्वामीनाथन समिति ने कहा कि अच्छी उपज के लिए किसानों के पास नई जानकारी का होना जरूरी है। एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसानों को कृषि की जो नवीनतम तकनीकी कृषि वैज्ञानिक और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा आविष्कृत की जाती है या जिसको आविष्कार किया जाता है, वह किसानों तक नहीं पहुंच पाती है, उसकी जानकारी किसानों तक नहीं होती है और उसका परिणाम ये होता है कि किसान उनका उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए ये कहा गया कि देश के सभी गांवों में किसानों की मदद और उनके बीच जागरूकता लाने के लिए, कृषि समाचारों के लिए जागरूकता लाने के लिए विलेज नॉलेज सेंटर बनाए जाएं या सभी गांव में ज्ञान चौपाल की स्थापना की जाए।
ताकि उस चौपाल में कृषि संबंधी जानकारियों का आदान प्रदान हो सके, किसानों को नई से नई तकनीकी की जानकारी मिल सके, चाहे वो खेती से संबंधित हो यानी फसल उत्पादन से संबंधित हो, चाहे वो विपणन से संबंधित हो। और इसके साथ ये भी कहा गया कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था और अधिक आसान और सुलभ बनाई जाए, ये कहा गया इस रिपोर्ट में। एक और सिफारिश की गई, वो सिफारिश ये थी कि भूमि सुधारों पर बल दिया जाए। भूमि सुधारों की अपेक्षित गति नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1970 और 80 के दशक तक भूमि सुधारों पर विभिन्न सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा भी बल दिया गया था, लेकिन उसके बाद भूमि सुधारों की गति है वो बहुत धीमी हो गई है। इसलिए अब आवश्यकता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक भूमि जो बेकार पड़ी है, जो अतिरिक्त है, जो बंजर पड़ी हुई है, वो भूमिहीन किसानों के बीच में बांटी जाए, उनको मालिकाना हक दिया जाए, ताकि वो खेती लायक उस ज़मीन को बना करके उस पर खेती कर सकें, उस पर उत्पादन कर सकें। और इससे देश में एक तरफ न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि भूमिहीन किसानों के बीच ज़मीन का वितरण होने से उनमें खुशहाली आएगी, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और साधनों का समान वितरण करने में आसानी रहेगी। क्योंकि अभी तक भूमि का बहुत असमान वितरण रहा है, जिसके चलते बहुत से भूमिहीन किसान हैं वो बड़ी गरीब हालत में रहने को विवश हैं। इसके बाद ये कहा गया कि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए गैर कृषि कार्यों को लेकर मुख्य कृषि भूमि और वनों का डायवर्जन न किया जाए, ये ध्यान में रखा जाए। यानी इस तरह की नीति बनाई जाए ताकि कृषकों को नुकसान ना हो और कॉरपोरेट सेक्टर यानी बड़े बड़े जो हाउसेज हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या बड़े बड़े जो जो कॉरपोरेट घराने हैं, उन घरानों की पक्ष में नीतियाँ ना बना करके किसानों के पक्ष की नीतियाँ बनाई जाएं और किसानों को प्राथमिकता दी जाए ज़मीन के वितरण में, ज़मीन पर उत्पादन के क्षेत्र में। वनों के लेकर भी किसानों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके लिए कमेटी ने कहा कि नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस का गठन भी सरकार को कर देना चाहिए। उसे देश भर में ज़मीन के उपयोग को लेकर के तमाम तरह की सरकार को सुझाव प्राप्त होंगे और उससे किसानों के बीच ज़मीनों का असमान वितरण को समान करने में मदद मिलेगी और किसानों की आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके बाद इस समिति ने यह भी कहा कि आंदोलन करने वाले किसान सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि किसान ही शायद एकमात्र ऐसा वर्ग है असंगठित क्षेत्र की तरह जहाँ उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इन किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए। यानी यदि वो बीमार होते हैं या कोई दुर्घटना होती है या और किसी तरह की उनके साथ अनहोनी होती है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए उनको सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। इसके लिए स्वामीनाथन कमेटी ने किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाने की सिफारिश करी। कृषि जोखिम फंड, इस फंड में बड़ी मात्रा में सरकार अमाउंट रखे ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर किसानों को मदद दी जा सके। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था कि कृषि, क्योंकि खेती या भारत में कृषि है वाकई जोखिम भरा व्यवसाय है। इसमें किसी तरह की गारंटी नहीं है, किसी तरह का किसान निश्चिंत नहीं हो सकता है कि जब तक उसकी फसल घर में नहीं पहुंच जाए। इसलिए दिन प्रतिदिन की जोखिम से निपटने के लिए किसान चिंतित रहता है और उसके लिए एक रिस्क कवर होना चाहिए ताकि वह भी दूसरे संगठित क्षेत्र के लोगों की तरह
निश्चिंत होकर के अपना व्यवसाय कर सके। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि छोटे और मझोले किसानों को लेकर बड़ी सिफारिश करी और ये कहा कि खेती सरकार इन छोटे और मझोले किसानों के लिए कर्ज की व्यवस्था करे ताकि गरीब और ज़रूरतमंद किसानों को कोई दिक्कत ना हो। आज भी देश में लगभग 40% से अधिक छोटे और मझले किसान वित्त संबंधी कर्ज संबंधी आवश्यकताओं के लिए गैर संस्थागत स्रोतों जैसे साहूकार, महाजन, बणिया, गांव का जो परंपरागत कर्ज देने वाला है या रिश्तेदारों पर निर्भर हैं। और वो रिश्तेदार या वो साहूकार, वो महाजन, वो सभी लोग किसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि किसान की आय बहुत कम है, अनिश्चित है, अनियमित है और उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ये गैर संस्थागत वित्त के स्रोत हैं, ये मनचाही ब्याज की दरें वसूल करते हैं और ऐसे में किसान कई बार आत्महत्या के लिए आत्महत्या कर बैठता है, आत्महत्या की तरफ उन्मुख हो जाता है। ये बहुत ही हृदय विदारक और दारुण दिल दहलाने वाली घटना होती है जब कोई किसान मजबूरी में आत्महत्या करता है। किसान इस देश का अन्नदाता है। यदि किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। इसलिए आवश्यकता है कि किसान को हर हाल में समृद्ध बनाया जाए, उसे सुखी बनाया जाए, उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। कमेटी ने एक और सिफारिश करी कि किसानों के कर्ज की ब्याज दर 4% तक लाई जाए। जो बहुत अच्छी सिफारिश है कि किसानों को जो ब्याज देना पड़ता है गैर संस्थागत वित्त के स्रोतों को, उसकी अपर लिमिट बहुत ज़्यादा है, यानी वह 10% से लेकर के और 20 और 25 और 30% तक सामान्यतः पाई जाती है। और ऐसे में किसान कर्ज के बोझ तले दबता हुआ चला जाता है और अंततः उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस तरह से उन्हें चाहिए, यानी सरकार को चाहिए कि वो ब्याज की दर है वो 4% तक लेके आए, किसान को 4% ब्याज दर पर लोन दे, कर्ज दे। और यदि किसान के साथ कोई अनहोनी होती है या प्राकृतिक आपदा आती है, अतिवृष्टि या अनावृष्टि आती है, तो किसान की से कर्ज की वसूली पर रोक भी लगाई जानी चाहिए। ये सभी सुझाव प्रोफेसर MS स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में गठित समिति ने दिए और अभी भी यदा कदा किसान संगठन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग करते रहते हैं। यद्यपि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में इस रिपोर्ट को के कुछ अंशों को लागू करने का प्रयास किया है और इस बारे में यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने इसे बहुत हद तक लागू किया है, जिससे दिल्ली प्रदेश के किसानों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को हूबहू लागू करना चाहिए और यदि ये रिपोर्ट यों की यों लागू होती है तो भारत का किसान भी खुशहाल होगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता है। लेकिन कई बार सरकार न जाने किस तरह के दबावों या किसी और कारण से इसको लागू करने में आनाकानी करती रहती है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार इसको तुरंत प्रभाव से लागू करे ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके, खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सके, खेती करने में किसान इंटरेस्ट ले। नहीं तो भारत में जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उस बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना शायद मुश्किल हो जाएगा और हम पुनः एक बार विदेशों पर इसके लिए निर्भर हो जाएंगे, हम आयातों पर निर्भर हो जाएंगे। ये भारत के लिए बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट
इस संदर्भ में बहुत ही उल्लेखनीय है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और यहाँ मैंने कुछ असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दिए हैं, उस असाइनमेंट को भी आप कर लें और इसको मुझे दिखाएं, जहाँ भी आप चाहे ग्रुप में डाल दें या मुझे व्यक्तिगत फ़ोन करके बताएं। असाइनमेंट में 5 क्वेश्चन हैं। भारतीय कृषि विकास में उसका तकनीकी पक्ष क्या है, और दूसरा है तकनीकी के प्रयोग से भारतीय कृषि में क्या क्या बदलाव आए हैं, भारत में कृषि मूल्य नीति क्या है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग क्या है, और कृषि मूल्य संबंधी स्वामीनाथन आयोग की मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी हैं। ये सब असाइनमेंट में है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।